हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं और उन्होंने नया एडमिशन लिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कॉपी कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका बहुत डाउट था कि सर एक बार कॉपी कैसे लिखा जाए, उसको लिख के दिखाइए। यानी कि ऐसा नहीं कि पीडीएफ में आप दिखाइए, बल्कि आप उसको लिख के दिखाइए। कॉपी में कैसे लिखेंगे हम लोग, तो वैसे आप एक तरह से उसका वीडियो बनाइए। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग वही काम करने वाले हैं। हिस्ट्री का आज है, कल पॉलिटी, ज्योग्राफी, इस तरह करके अलग अलग विषय का अलग अलग हम लोग करेंगे। बट एक एक विषय के साथ हम लोग धीरे धीरे आपको सब चीज दिखाते जाएंगे कि आखिर आपको जब आंसर लिखना है तो किस तरह से लिखना है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, कंक्लूजन क्या होता है जिसको निष्कर्ष बोलते हैं वो कैसे होता है, फिर उसका बॉडी पार्ट जो होता है वो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, उन चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एकदम बारी बारी से आप समझते चलिएगा और आराम से एक क्वेश्चन हिस्ट्री का भी कंप्लीट हो जाएगा। अगर इस वीडियो को देखिएगा तो इतिहास का एक क्वेश्चन भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और क्वेश्चन लिखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितना लिखना है, कितना मतलब दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन जो होगा वो कैसे पूछेगा और कैसे आपको लिखना है। ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का ही आंसर है। ठीक है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का इसको मत समझिएगा। ठीक, तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जैसे पूछे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन तो ऐसे ही लिखिएगा। शॉर्ट का अलग एगो वीडियो बना के शॉर्ट का भी दिखा देंगे। ठीक है, मतलब हर एक तरह से आपको प्रिपेयर कर देंगे कि आपको लिखना कैसे है। उसके बाद मैराथन शुरू। ठीक है, तो चलिए पहले समझ लीजिए। तो देखिए, आपसे अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि प्राचीन भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में हुए विकास को लिखिए या प्रकाश डालें, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र में हुए विकास पर प्रकाश डालें, प्राचीन भारत में क्या चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ, उसको आपको लिखने के लिए पूछ रहा है। ठीक है, तब आप क्या कीजिएगा, तब आप जब भी लिखिएगा, देखिए मान लीजिए ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ठीक है, तो आप अपने आंसर को लिखते हुए 1 नंबर लिखिएगा और उसके बाद उत्तर लिखिएगा और लिखना शुरू कर दीजिएगा। आप क्वेश्चन मत उतारिएगा, क्वेश्चन आपके बुकलेट में रहेगा, क्वेश्चन लेट में जो क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसी में रहेगा। ठीक है, उस क्वेश्चन को उतारना नहीं है। बस 1 नंबर का अगर क्वेश्चन है तो 1 नंबर दीजिए और उत्तर लिखना शुरू हो जाइए। ठीक है, तो अब देखिए उत्तर जो लिखिएगा, प्राचीन काल में, देखिए ये जो पोर्शन होता है ना, इसी को इंट्रोडक्शन बोलते हैं, यानी परिचय बोलते हैं। यानी कि इसमें आपको परिचय लिखना है कि प्राचीन भारत में कैसे चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ। ये क्वेश्चन आपको पूछा था, उसके बारे में आपको लिखना है, तो उसका पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कि प्राचीन भारत में कैसे हुआ था, नहीं हुआ था, उन चीज को बताइए। 4 लाइन 5 लाइन बस बहुत हो जाता है। 5 लाइन से ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं बड़ा कीजिएगा। ठीक है, छोटा ही इंट्रोडक्शन बढ़िया लगता है। ठीक है, बड़ा लिख दीजिएगा तो उससे बहुत ज्यादा आप बेनिफिट नहीं ले पाइएगा। ठीक है, तो अब देखिए इस तरह लिखिएगा, प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में प्रगति की इस समय कई चिकित्सा शास्त्री हुए। यानी सीधा मतलब ये लिखिएगा ना कि प्राचीन समय में ना भारत में जो है बहुत से चिकित्सा शास्त्री हुए, जिनके कारण और उनके योगदान के कारण इस समय चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुआ। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखना है। तो देखिए, प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में प्रगति की इस समय कई चिकित्सा शास्त्री हुए, जिन्होंने इसके विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि इस समय जो है ना, अगर चिकित्सा का विकास हुआ तो इसमें चिकित्सा शास्त्री का बहुत योगदान था, ये तो आप जानते हैं। प्राचीन काल में हुए चिकित्सा के क्षेत्र में विकास को हम लोग निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। इतना ही लिखना है, 2 लाइन का ये आंसर लिखना है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए, 5 लाइन में ये बन गया। इतना लिख दीजिए कि भाई देखिए, प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्री जो हुए, उनके योगदानों से प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ। और इनके योगदान को अब एक एक करके देखते हुए चलिए, यानी कैसे विकास हुआ अब उसको देखिए। ये निम्नलिखित कर दिए, यानी आगे अब देखिए। तो देखिए ये इंट्रोडक्शन खत्म। उसके बाद देखिए क्या कीजिएगा, पैराग्राफ चेंज कीजिएगा। फिर देखिए छोटा छोटा पैराग्राफ लिखिए। छोटा छोटा पैराग्राफ लिखने से आपको ज्यादा नंबर मिलता है, इसलिए कि बड़ा पैराग्राफ कभी भी टीचर चेक नहीं करता या पढ़ता नहीं है, उसको एकदम स्किप कर देता है। वो ऐसे देखेगा, ऐसे सही मार्क निकल लेगा। लेकिन छोटा जब पैराग्राफ रहता है तो उसको भी उत्सुकता रहता है कि बच्चा कुछ जानता होगा, तभी तो छोटा पैराग्राफ लिखा। क्योंकि देखिए छोटा पैराग्राफ में अगर आप गलत चीज लिखिएगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा, लेकिन अगर आप पढ़े हैं, अच्छा जानते हैं, तो आप सही चीज ही लिखिएगा। तो एग्जामिनर को ये पता होता है ना कि छोटा पैराग्राफ में अगर कोई बच्चा लिख रहा है तो यानी सही बात लिखने का प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो अब देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता में भी चिकित्सा के क्षेत्र में विकास हुआ था। इस समय हड़प्पावासी समुद्र के झाग जो होता है, समुद्र का फैन तथा नीम के पत्तों का प्रयोग दवाई के रूप में करते थे, यानी दवाई बनाने में करते थे। यानी देखिए प्राचीन काल में चिकित्सा का विकास कैसे हुआ, तो उसमें पहले हड़प्पा का लिखना होगा, हड़प्पा के बाद वैदिक काल का लिखना होगा, वैदिक काल के बाद मौर्य काल का लिखना होगा, यानी मौर्य काल से पहले बुद्ध काल का लिखना होगा, बुद्ध के समय में कैसे हुआ, फिर मौर्य काल, फिर मौर्योत्तर काल, और फिर गुप्त काल, और फिर गुप्तोत्तर काल को थोड़ा बहुत वहां पे समराइज कर दीजिए, बात खत्म। प्राचीन काल का पूरा चिकित्सा जो पैटर्न है वो खत्म हो जाएगा। यही है सही वे। ठीक है, तो हड़प्पा काल का आप लिख दिए, एक समय का आप लिख दिए कि हड़प्पा के समय में क्या है, हड़प्पा पीरियड में
लोग जो है ना नीम की पत्ती या नहीं तो फिर क्या समुद्री झाग जो फेन है इसका यूज करते थे दवाई बनाने में, और उसी का यूज वो लोग क्या करते थे, बुखार उखार लगता था तो उससे ठीक होने में करते थे। तो देखिए इनको भी साइंस का जानकारी था, यानी कि केमिस्ट्री का ये भी जानकारी रखते थे, और इसीलिए तो ये लोग चिकित्सा के क्षेत्र में आगे भी थे। ठीक है, उसके बाद देखिए वैदिक काल आते आते चिकित्सा के क्षेत्र में भारत में काफी विकास हुआ। यानी इस समय जो है ना चिकित्सा का क्षेत्र जो है बहुत परिवर्तित हो गया, यानी यहाँ पे लोग जो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत डेवलप्ड भी हो गए। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में अश्विनी कुमार एक जो है कुशल वैद्य थे, यानी कि चिकित्सक थे। उनके बारे में चर्चा मिलता है कि ऋग्वैदिक काल में एगो अश्विनी कुमार नाम का व्यक्ति था जो कि चिकित्सक था। ये भी ध्यान में रखिएगा, कुशल वैद्य की चर्चा है, जिसने विसपला, विसपला एक महिला है जो कि आप पढ़िएगा ऋग्वेद ना, तो उसके 8वें मंडल में बहुत सी महिलाओं का चर्चा है, तो उसमें इसका भी चर्चा है कि ये विसपला जो है ना, इनका एक बार पैर टूट गया, ये युद्ध करती थी। ठीक है, तो युद्ध में भाग ली तो इनका पैर टूट गया, और उसका जब पैर टूट गया था ना तो उसका कृत्रिम पैर, यानी कि कहिए तो जो आर्टिफिशियल पैर है ना, उसके पैर मतलब उसको लगाए गए थे, और इन्हीं के द्वारा, अश्विनी कुमार के द्वारा। तो सीधा समझे कि इंट्रोडक्शन के बाद धीरे धीरे कंटेंट को बढ़ाइए, यानी कि उसके डायग्राम को एकदम चेंज करना है कि आपका क्या क्या चीज डेवलप्ड हुआ कौन कौन समय में, उसको लिखते हुए चलना है। इसी तरह से आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए तुरंत यहाँ से स्लाइड, मतलब एक तरह से कहिए तो हम जब स्लाइड बोले ना तब समझिएगा क्या, इसके बाद हम लोगों को पैराग्राफ चेंज करना है। दूसरा बात, बहुत से बच्चे को पैराग्राफ चेंज करना नहीं आता। ये देखिए, आप इसको देखिए, इस पैरा को और इस पैरा को देखिए, दोनों ही देखिए एकदम सामने, एकदम बराबर लाइन से शुरू हुआ है। यानी जब भी अपना पैराग्राफ शुरू कीजिएगा, ठीक उसी को, जैसे ये पैराग्राफ खत्म होगा पूरा, तो उसके बाद दूसरा जब शुरू कीजिएगा तो उसको भी एकदम अंडरलाइन, आपको ये ध्यान में रखना है, उसी के एकदम बराबर में शुरू होना चाहिए वो। ठीक है, तो ये भी तरीका है, इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये एग्जाम में लिखने का बेस्ट तरीका है। ठीक है, अब देखिए तीसरा जो मतलब महत्वपूर्ण चीज है, इसमें जो और बातें लिखिएगा छोटा पैराग्राफ करके, कि अर्थशास्त्र को प्राचीन चिकित्सा ग्रंथ कहा जाता है। यानी अर्थशास्त्र में ना बच्चों की चिकित्सा के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। इस वेद में, यानी माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र नहीं, अथर्ववेद में, हम गलती कर दिए थोड़ा बोलने में। अथर्ववेद में जो है ना प्राचीनतम चिकित्सा का बहुत ज्यादा जानकारी मिलता है। इस वेद में कई प्रकार के रोगों की चर्चा की गई है, तथा उससे, फिर देखिए, तथा उससे ठीक होने के लिए विभिन्न प्रकार के औषधि की चर्चा है। यानी कि देखिए अथर्ववेद में बहुत से रोग, यानी कि बहुत सी बीमारियों, डिजीज के बारे में बताया गया है, और उससे कैसे ठीक हुआ जा सकता है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। उसके औषधि बताए गए हैं, यानी कि उसके मेडिसिन बताए गए हैं कि कौन सा मेडिसिन खाइएगा तो ये बीमारी ठीक होगा। जैसे कि हम लोगों को देखिए बुखार होता है, तो बुखार में हम लोग क्या करते थे, पैरासीटामोल, यही सब तो खाते थे। कोविड के समय में आपने खाया होगा कभी न कभी, तो ये हम लोग करते थे। तो वही चीज उसमें भी बताया गया अथर्ववेद में कि कौन बीमारी के लिए कौन सा दवाई खाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए वैदिक काल में तो इतना ही चर्चा है, मतलब चिकित्सा को लेकर। अब देखिए वैदिक काल के बाद क्या होता है, तो वैदिकोत्तर काल उसको बोलते हैं। ठीक है, वैदिक काल के बाद वैदिकोत्तर काल। तो वैदिकोत्तर काल में बुद्ध और महावीर के समय में क्या होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में काफी विकास हुआ। यानी इस समय महावीर हैं या भगवान बुद्ध हैं, तो उनके समय में बहुत से चिकित्सक हुए, लेकिन उसमें एक वो नाम बहुत बड़ा है जिसके बारे में हम बताने वाले हैं, और उसकी थोड़ी बहुत कहानी भी अब आपको समझा देंगे। इस समय मठ में रहने वाले सभी स्त्री तथा पुरुष के लिए चिकित्सा की संपूर्ण व्यवस्था होती थी। यानी कि आप जानिए बुद्ध और महावीर के समय में क्या होता था, मठ विहार ये सब बनता था, जहाँ पे लोग जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं वो सब रहते थे। जैसे कि राजगीर आप जाइएगा तो राजगीर में देखिएगा बहुत से मठ थे उस समय। ठीक है, बहुत सी गुफाएं थी, वहां पे लोग रहते थे। कौन, यही लोग, जैन बौद्ध धर्म के लोग रहते थे, और वो उसकी अपनी धर्म की उपासना करते थे, इन्हें पूजा पाठ करते थे या मानते थे। उसके बाद इन मठों में जो लोग रहते थे ना, उनकी सेवा में बहुत से चिकित्सक भी रहते थे, ताकि उनको कोई भी तरह का दिक्कत हो तो ये चिकित्सक उनका इलाज कर दे फ्री में, और ताकि वो ठीक होकर अपना काम करे। ठीक है, ये भी है। भगवान बुद्ध का इलाज उसी समय जीवक, ये नाम याद रखिएगा, जीवक, यही बोले थे। जीवक बहुत बड़ा नाम है, प्राचीन काल के बहुत बड़े चिकित्सा शास्त्री थे ये, यानी कि डॉक्टर थे ये। जीवक जो है ना, ये बच्चों के मतलब डॉक्टर थे। ठीक है, बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी डॉक्टर थे, लेकिन बच्चों के ये स्पेशलिस्ट थे कि बच्चों का जो भी इलाज करते थे ये, तो इनका एक फीस होता था, वो फीस आप दीजिए तभी ये इलाज करेंगे। ठीक है, तो इनका भी अपना एक बहुत अच्छा रुतबा था उस दौर में, जान लीजिए। ये मतलब नामी एकदम डॉक्टर थे। तो इन्हीं के समय क्या होता है, भगवान बुद्ध का एक बार क्या हुआ था, भकंदर, मतलब एक बार उनको बीमारी हो गया था, सीधा ये समझिए। तो उस बीमारी से ठीक करने के लिए भगवान बुद्ध को ना यही जीवक जो है ना उनका इलाज किए थे। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये अजात शत्रु के समय में ये डॉक्टर था। ठीक है, जीवक। उसके बाद देखिए आगे और समझिएगा, अगला स्लाइड अब देखिए, यानी अगला स्लाइड का मतलब हो गया
कि अगला मतलब पैराग्राफ। तो बिंबिसार के समय में एक प्रसिद्ध मतलब आयुर्वेदाचार्य जो है जीवक हुए, ठीक है। तो बिंबिसार के समय में एक जीवक जो है यह हुआ, बिंबिसार अजातशत्रु दोनों के टाइम में रहा था। तो ये जो है ना ये उस समय में जानते हैं तक्षशिला में जाकर पढ़ा था। कौन? जीवक। जीवल बाल चिकित्सक थे, यानी बच्चों के डॉक्टर थे, ठीक है। और ये इसमें इनको बहुत ज्यादा निपुणता भी प्राप्त थी, यानी कि देखिए बहुत से डॉक्टर होते हैं, कोई होता है ब्रेन का डॉक्टर है, कोई पेट का डॉक्टर है, बहुत तरह का होता है। तो इनको जो स्पेशलाइजेशन मिली थी, यानी स्पेशल ये जो डॉक्टर थे ये बच्चों के थे, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। जीवक के द्वारा मगध के नरेश जो है बिंबिसार का भगंदर रोग हो गया था उसको, ठीक है। बिंबिसार जो है ये मगध साम्राज्य का शासक था, तो इसको एक भगंदर रोग हो गया था। उससे इसको निजात मतलब उस रोग से इसको ठीक करने का काम जो है यही जीवक किए थे, ये डॉक्टर जो जीवक हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए जीवक के द्वारा जो है ना चंड प्रधोत को पांडुरंग जो पीलिया जिसको कहते हैं ना, इससे भी ठीक करने का प्रयास किया गया था, इन्हें ठीक करने का काम किया गया था। यानी जीवक जो है ये एक चंड प्रधोत जो है अवंती का राजा था। जब आप प्राचीन भारत पढ़िएगा तो अवंती का राजा ये चंड प्रधोत बहुत ही मजबूत यानी कि कहिए तो शक्तिशाली शासक था। उसको भी पीलिया रोग हो गया था, पांडु रोग जिसको बोलते हैं। पीलिया वही हो, जॉन्डिस जिसको बोलते हैं, वो हो गया था। तो उससे मतलब ठीक करने के लिए ये गए थे उसके दरबार में और उसको मतलब दवाई उवाई दिए, उसको ठीक करके ये वापस आए थे। यानी सोचिए कि प्राचीन काल में हमारी मतलब चिकित्सा व्यवस्था कितनी डेवलप्ड थी कि यहाँ के जो भी मतलब राजा थे उनके पास एक एक डॉक्टर भी होता था ताकि उनकी स्वास्थ्य का वो ध्यान रख सके, ठीक है। तो ये भी आप लिखिएगा। इसी तरह आपको पैराग्राफ चेंज करते रहना है, ठीक है। अब देखिए अगला पैराग्राफ में जो आपको लिखना है वो देख लीजिए। मौर्य काल। अब देखिए वैदिक उत्तर काल देख लिए, यानी वैदिक काल के बाद का समय देख लिया आप, बौद्ध और महावीर के समय। अब देखिए मौर्य काल में क्या होता है। मौर्य काल में चिकित्सा के क्षेत्र में जो है निरंतर प्रगति हुई, यानी इस समय भी चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई। इस समय जो है चाणक्य जो है, जिनका नाम कौटिल्य भी है, चिकित्सा शास्त्री का ज्ञान इनको भी था, ठीक है। इनके बारे में एक कहानी हम सुनाते हैं आपको, समझिएगा। देखिए ये सब आप लिख भी सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखे इसलिए ना, क्योंकि हम देखिए बहुत सी चीजों को हमको एकदम शॉर्ट करके देना है। देखिए एग्जामिनर कब आपका कॉपी अच्छा से चेक करेगा जानते हैं? जब टू द पॉइंट बात कीजिएगा। आप अनर्गल बातों को कीजिएगा तो एग्जामिनर नहीं देखने वाला है, क्योंकि उसके पास उतना टाइम नहीं है। उसके पास 200 कॉपी 300 कॉपी रहता है एक एक दिन में चेक करने के लिए, वो आपका कॉपी नहीं छुएगा बच्चों, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कॉपी में इतना बढ़िया कंटेंट दे दीजिए कि एग्जामिनर को लगे आह ये बच्चा कितना बढ़िया लिखा है, इसको पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके अंदर से आह वाली फीलिंग जो है ना वो बाहर निकले। तो इसके लिए बेहतर है ना अच्छे रणनीति के साथ चलिए। ऐसा नहीं है कि आप पीडीएफ पढ़ते जा रहे हैं, पीडीएफ पढ़ते जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि लिखना कैसे है। तो ऐसे में आप अच्छा उत्तर नहीं लिख सकते, ये गारंटी है मेरा। इसलिए प्रैक्टिस आपको रेगुलर करना होगा, प्रैक्टिस से ही आप बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कौटिल्य जो है ना, इसके बारे में एक चीज जानिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के ये दरबार में थे, ये उसके प्रधानमंत्री भी थे, लेकिन ये चिकित्सा शास्त्री भी थे। यानी कि इनको जो है ना नॉलेज इसका भी था, किसका? मेडिकल का भी, मेडिकल साइंस का भी नॉलेज था, क्योंकि ये बहुत पढ़े लिखे भी थे, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जब ये रह रहे थे तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जो है ना प्रेग्नेंट थी, ठीक है। और उसका जो बच्चा होने वाला था उसका नाम बाद में बिंदुसार पड़ा। तो बिंदुसार उनका बच्चा होने वाला था, उनकी पत्नी प्रेग्नेंट थी। और एक समय ऐसा आता है ना कि चंद्रगुप्त की पत्नी जो है ना वो मतलब उसका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो डेथ हो जाता है ना, तो उसके गर्भ में यानी पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, तो देखिए माँ का जब डेथ होने वाला होगा तो बच्चा भी उसके साथ मर जाएगा ना। इसीलिए जब पता चल गया इसको चाणक्य को कि इसकी पत्नी अब मर जाएगी, तो वो क्या करता है ना कि अपनी जो राजा की वाइफ है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो पत्नी है, उसके पेट को फाड़कर उसके बच्चे को निकाल देता है वो बाहर, और उसको जो है ना बकरी के पेट में डाल देता है ताकि वो वहां पे सेपरेट रह जाए और उसका जीवन चलता रहे। और ठीक में वही बच्चा जो है ना बाद में बड़ा होकर बिंदुसार बनता है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा रहता है। यानी सोचिए वो कितना डेवलप्ड उस समय, मतलब हमारा जो एक तरह से चिकित्सा पद्धति था कितना डेवलप था कि अगर कोई औरत मर रही है, गर्भ मतलब गर्भ थी यानी गर्भवती थी और उसका डेथ होने वाला है, तो उसके बच्चे को भी बचा लिया गया, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का ये बात हम बता दिए आपको। उसके बाद देखिए कुषाण काल में जो है कनिष्क के दरबार में, कुषाण शासक है कनिष्क, उसके दरबार में एक जो है चिकित्सा शास्त्री रहता था, यानी कि मेडिकल साइंस का जनक, या यूं कहें तो मतलब कि एक डॉक्टर रहता था जिसका नाम था चरक, ठीक है। तो चरक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है प्राचीन भारत में। इसकी पुस्तक का नाम है चरक संहिता, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि चरक संहिता जो लिखा है वो चरक लिखा है, जिसमें कि हम लोग को चिकित्सा से संबंधित जानकारी मिलता है, यानी कि मेडिकल साइंस का इसमें जानकारी मिलता है। चरक संहिता में अधिकांश रोगों का कारण त्रिदोष वात कफ पित्त
का असंतुलन बताया गया है। यानी कि चरक संहिता में ये बात बताया गया है कि कोई भी अगर रोग होता है तो उसके पीछे का कारण मेन है क्या, जानते हैं? वात, कफ और पित्त का असंतुलन बनना ही आपको किसी भी तरह का रोग उत्पन्न करा सकता है। ये सभी जो रोग होते हैं ना, ये पेट से संबंधित है, ठीक है। इसमें चर्चा किया गया है, किसमें? चरक संहिता में। और चरक इसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये किसके दरबार में थे, ये क्वेश्चन पूछा है कि चरक किसके दरबार में थे, तो ये कुषाण काल में जो आप देखिएगा कनिष्क के दरबारी थे, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आज ये अगला टॉपिक जो है, इसी में आप ध्यान में रखिएगा। चरक के कुछ समय बाद, यानी चरक के बाद अगला जो शासक बनता है वो है सुश्रुत, ठीक है। सुश्रुत का जो है ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, इसको ध्यान में रखिएगा। सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता लिखा गया, ठीक है। और ये जो है ना शल्य चिकित्सा का जो है महत्वपूर्ण एक तरह से कहिए डॉक्टर था। शल्य चिकित्सा का मतलब था चीरफाड़, यानी ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर था। ये ऑपरेशन करना जानता था, ऑपरेशन करता था। इसीलिए जब ये अपना बुक लिखा था सुश्रुत संहिता, जिसको बोलते हैं सुश्रुत संहिता, तो उसमें बहुत से शल्य उपकरणों के बारे में चर्चा किया है, जैसे कि कैंची वगैरह जो होती है ना छोटी छोटी, वो सुई वगैरह है, उस सब का इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस किया था ये सुश्रुत, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। सुश्रुत का काल सातवाहन काल माना जाता है। सुश्रुत शल्य चिकित्सा का प्रणेता माना जाता है, यानी कि शल्य चिकित्सा को भारत में अगर इंट्रोड्यूस करने वाला कोई है, यानी कि जिसमें ऑपरेशन वगैरह जो आज होता है, वो सबसे पहली बार यही सुश्रुत शुरू किया था, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा। सुश्रुत के द्वारा सुश्रुत संहिता, ये याद रखिएगा बुक का नाम, लिखा गया, जिसमें शल्य क्रिया से संबंधित 121 उपकरणों का चर्चा किया गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। सुश्रुत संहिता में विभिन्न प्रकार के शल्य और छेदन क्रियाओं का सूक्ष्म विवरण के साथ साथ मोतियाबिंद, पथरी जैसे रोगों का विवरण मिलता है। यानी कि देखिए इसकी जो बुक है ना सुश्रुत संहिता, इसमें देखिएगा आप जैसे कि छेद करने वाला जो सुई वगैरह है उसके बारे में जानकारी मिलता है। उसके बाद जो भी कैंची वगैरह है, छुरी वगैरह है, इस सब का जानकारी मिलता है। इसके अलावा इसमें मोतियाबिंद ये होता है ना, जिसको आंख में दिक्कत हो, देखिएगा बूढ़े लोग आंख में दिक्कत होने की वजह से काला चश्मा पहनते होंगे, तो वो मोतियाबिंद का उनका ऑपरेशन होता है, तो उसके बारे में भी इसमें डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद देखिए पथरी जो पेट में हो जाता है, कभी कभी पथरी देखिए स्टोन, तो उसके बारे में भी ये डिस्कस करता है कि पथरी अगर किसी को होता है तो कैसे ऑपरेशन करके उसको निकाला जाए। ये चीजों का ये डिस्कस किया था कौन? सुश्रुत, ठीक है। अब देखिए अगला जो इसके बाद आप लिखिएगा, जैसे पैराग्राफ चेंज कीजिएगा तो वो इस तरह लिखिएगा, ठीक है। अब उस पैराग्राफ में देखिए छोटा छोटा पैराग्राफ हर एक मतलब जो भी इस समय के डॉक्टर हुए ना उनको लिख लिख कर खत्म करना होगा, ठीक है। तो वाघभट्ट देखिए प्राचीन काल के एक महत्वपूर्ण वैद्य यानी कि चिकित्सक थे वाघभट्ट। इनकी रचना है अष्टांग संग्रह, ये याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा है कि वाघभट्ट की रचना का नाम क्या है, तो अष्टांग संग्रह है, ठीक है, ये रट लीजिएगा। इनकी रचना में चिकित्सा के क्षेत्र में सभी अंगों और व्यवहारिक जानकारी मिलती है, यानी कि चिकित्सा के क्षेत्र के सभी अंगों के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। किसमें? वाघभट्ट की रचना जो है अष्टांग संग्रह में, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। उसके बाद देखिए गुप्त काल में, अब देख लीजिए गुप्त काल में कौन कौन से शासक के समय कौन कौन से चिकित्सक हुए, ठीक है। तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में देखिए बहुत से जैसे कि वेद हुए, उसमें से एक है धन्वंतरी। इसको याद रखिए, धन्वंतरी जो है गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। इनके द्वारा जो है निघंटू की रचना की गई। ये बुक का नाम है निघंटू। इसको लिखने वाला कौन था? धन्वंतरी था, ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था, ठीक है। तो ये गुप्त काल का ये चिकित्सक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है धन्वंतरी किस दौर के चिकित्सक थे, तो आप बोलिएगा गुप्त काल के, ठीक है। तो इस तरह से इसकी बुक का नाम ये याद रखिएगा निघंटू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे खत्म हो गया, गुप्त काल तक आपको जितना भी चिकित्सक था खत्म करा दिए। अब एक लाइन में यानी एक पैराग्राफ में पशु चिकित्सक के बारे में लिख लीजिए। यानी कि देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि आप केवल इंसान के चिकित्सक के बारे में ही पढ़ें, यानी पशु के भी चिकित्सक बहुत हुए थे प्राचीन काल में, ठीक है। तो उसमें से एक दो नाम आपको बता देते हैं। जैसे कि देखिए पशु चिकित्सक चिकित्सा विज्ञान का भी इस समय बहुत प्रगति हुआ या उन्नति अवस्था में था। पालकाप्य, इनका नाम है पालकाप्य, ठीक है, के द्वारा आयुर्वेद हास्य आयुर्वेद की रचना की गई, जिसमें हाथी के प्रमुख रोगों और उनकी चिकित्सा का विस्तार से वर्णन किया गया है। यानी कि देखिए पाल काव्य की रचना जो है ना हास्य आयुर्वेद, इसमें हाथी के बारे में, हाथी को जो जो रोग होता है उससे बचने के लिए उपाय बताए गए हैं, और जो जो रोग उसको होता है ना उसके बारे में डिस्कस किया गया है, ठीक है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। पशु चिकित्सा का विकास बहुत ज्यादा हुआ था प्राचीन काल में भी। आप देखिएगा सबसे पहली बार अशोक के दरबार में, अशोक के समय में ही पशु चिकित्सक होते थे, ठीक है। उन्होंने ही पशु चिकित्सक को भी नियुक्त किया था कि भाई पशुओं को भी उसके भी स्वास्थ्य का जांच करो, उसको अगर कोई दिक्कत है तो उसका भी मतलब निदान करो, उसको कोई बीमारी है तो उससे भी उसको ठीक करो, ठीक है। तो ये अशोक के ही द्वारा शुरू किया गया था, ये ध्यान में रखिएगा।
उसके बाद आ जाइए, अब देखिए अंतिम जो होता है ना सभी क्वेश्चन में, सबसे अंतिम पार्ट होता है निष्कर्ष, जिसको कंक्लूजन बोलते हैं। पहला होता है इंट्रोडक्शन, और जितना चीज उसके बाद बताए वो सब था बॉडी पार्ट, उसको बोलते हैं। ठीक है, अब अंतिम हो गया निष्कर्ष। अब निष्कर्ष कैसे लिखना है कोई भी क्वेश्चन का, तो उसको देख लीजिए। तो अब देखिए लिखिएगा निष्कर्ष अपनी भाषा में लिखना है, एकदम कोई किताबी भाषा यूज नहीं करना है, और अपनी भाषा में 10 लाइन का लिख दीजिए निष्कर्ष। ठीक है, अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल में चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में बहुत ज्यादा विकास हुआ, यानी प्रगति हुआ। इस समय के कुछ महत्वपूर्ण चिकित्सक हैं, जैसे जीवक आपको पढ़ाए, चरक पढ़ाए, सुश्रुत पढ़ाए, बाघभट्ट पढ़ाए, ये सब का नाम लिख दीजिए। इन्होंने प्राचीन काल में चिकित्सा के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समय शल्य चिकित्सा के क्षेत्र में भी भारत में काफी प्रगति हुई, यानी कि ऑपरेशन जो होता है उसके क्षेत्र में भी बहुत प्रगति हुई थी भारत में। ठीक है, इतना पूरा लिखिएगा तो ये पूरा टॉपिक भी खत्म, ये क्वेश्चन भी खत्म, और देखिए लिखने का तरीका भी आपको समझा दिया कि क्या क्या आपको तरीका अपनाना है अपने लिखने में। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग नई चीजों के साथ आपसे जुड़ेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्त यार में शेयर कर दीजिएगा, और यही तरीका है, इसी तरीकों को अपनाकर अपने एग्जाम में लिखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।